हेलो एवरीवन, मैं अख्तर मंसूरी। श्रृंखला आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आज शुरुआत कर रहे हैं एक नए विषय की, जो एमपीपीएससी 2024 की परीक्षा के लिए प्रस्तावित सिलेबस का बहुत ही महत्वपूर्ण और एकदम नया विषय है, जिसके बारे में जिसका नाम है उद्यमिता और प्रबंधन। एक्चुअल में ये विषय जो है, ये अर्थशास्त्र के साथ एक अनुषांगिक विषय है, एक अलाइड विषय है, जो अर्थशास्त्र से काफी मिलता जुलता है, या इसकी जो मुख्य थीम है वो अर्थशास्त्र से थोड़ी सी प्रभावित है। ये सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं अपने दो नए कोर्सों के लिए, जो कि 15 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले हैं। इनमें से एक कोर्स जिसका नाम संपूर्ण 2024 है, संपूर्ण 24। इसमें हम अपने सिलेबस के सभी टॉपिक्स यानी पेपर 1 से लेकर के पेपर 6 तक सभी पाठ्यक्रम के सभी विषयों को पढ़ाने वाले हैं। उसके अलावा यह कोर्स जो है, ये ऑनलाइन, ऑफलाइन और हाइब्रिड मोड में आपको उपलब्ध रहेगा। ये 15 अप्रैल से ऑफिशियली स्टार्ट होने वाला है। साथ ही हम एक नया कोर्स विजय पथ के नाम से भी लॉन्च कर रहे हैं। ये भी 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है, लेकिन इसमें हम पूरा सिलेबस नहीं कवर करने वाले हैं, बल्कि इसमें हम सिर्फ वो टॉपिक कवर करने वाले हैं जो टॉपिक नए सिरे से सिलेबस में शामिल किए गए हैं। ये खास तौर पे उन छात्रों के लिए है जिन छात्रों ने पहले से तैयारी की हुई है, यानी पुराने सिलेबस में उनकी ठीक ठाक तैयारी है। उनमें से कुछ लोगों ने मेंस दे रखा है, कुछ इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं, लेकिन अब नया सिलेबस ने उनके सामने एक चुनौती खड़ी कर दी है कि ये 3 नए विषय जो पूरी तरह से नए हैं, उनको कैसे किया जाए, क्योंकि ना इनके लिए कोई स्रोत मार्केट में उपलब्ध है और ना ही इस तरह की क्लासेस आपको बहुत गुणवत्तापूर्ण तरीके से मिलने वाली हैं। तो इसी वजह से हमने गुणवत्ता और सोर्सेज और मटेरियल तीनों को ही एक बहुत उच्च स्तर पर रखते हुए एक हाई स्टैंडर्ड की क्लास या हाई स्टैंडर्ड कोर्स शुरू करने का निर्णय लिया है। इसी का एक हिस्सा है आज की क्लास, जिसमें हम सिर्फ अपने उद्यमिता और प्रबंधन विषय को परिचय के तौर पर आपके सामने रखेंगे। यहां पर देखिएगा कि ये जो विजय पथ कोर्स है, ये भी 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और इसमें हम सिर्फ 3 विषय की 3 कक्षाएं चलाएंगे, जिसमें समाजशास्त्र, उद्यमशीलता और प्रबंधन और अर्थशास्त्र के जो नए विषय हैं उनको शामिल किया जाएगा। दोनों ही कोर्सेज 15 अप्रैल यानी इस आने वाले सोमवार से प्रारंभ हो रहे हैं। तो आप में से जो भी विद्यार्थी ऑफलाइन क्लासेस का डेमो लेना चाहते हैं, वो आकर के और हमारे ऑफलाइन सेंटर में आकर के संपर्क करें और डेमो क्लास लें। ये ऑफलाइन बैच जो है वो सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा, जिसमें 3 कक्षाएं होंगी फिलहाल। और उसी सीरीज में हम आज अपना एक उद्यमिता और प्रबंधन विषय की एक कक्षा आपके सामने लेकर के आए हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस विषय के सिलेबस। देखिए, इस विषय के सिलेबस के बारे में हमको सबसे पहले देखना है कि ये है क्या। एक तो उद्यमिता, प्रबंधन और व्यक्तित्व विकास एवं केस स्टडी, ये पेपर 4 में शामिल किया गया है, पेपर 4 के पार्ट बी में शामिल किया गया है। और इसमें जो पहली ही इकाई है वो उद्यमिता की अवधारणा और विकास से संबंधित है। उद्यमिता की अवधारणा और विकास, उद्यम शब्द और उद्यमी शब्द, ये उद्यम, उद्यमी और उद्यमिता, ये 3 शब्द से आप बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे। अर्थशास्त्र में आप ये शब्द पढ़ते रहते हैं। उद्यमी व्यक्ति क्या है? उत्पादन के साधनों में से चौथा महत्वपूर्ण साधन उद्यमी कहलाता है। अन्य 3 साधन कौन से हैं? अन्य 3 साधन जो हैं उनमें आता है भूमि, श्रम, पूंजी, और इसके अलावा आ जाता है हमारा उद्यमी। तो उद्यमी शब्द से तो आप अच्छी तरह से परिचित हैं, और उद्यमी जो कार्य करता है वही तो उसकी उद्यमिता है। तो उद्यमिता का टॉपिक एक्चुअल में उद्यमी द्वारा किए गए कार्यों को प्रदर्शित करता है। तो ये उद्यमिता एक्चुअल में इसके कार्य हैं। ठीक है, सामान्य तरीके से आप उद्यमिता के बारे में जानते हैं। एक उद्यमी क्या कार्य करता है? एक उद्यमी सबसे बड़ा कार्य जो कर रहा होता है वो होता है जोखिम लेना, रिस्क लेना, है ना। क्योंकि उद्यमिता सभी के अंदर नहीं विद्यमान होती। उद्यमिता एक विशेष प्रकार का चारित्रिक गुण है, जो जिस व्यक्ति में होती है वो व्यक्ति रिस्क लेने की क्षमता रखता है। लेकिन यहां यह ध्यान रखना है कि रिस्क लेने की क्षमता यानी जोखिम लेने की क्षमता उद्यमिता की पारंपरिक समझ से संबंधित है। उद्यमिता की वास्तविक समझ सिर्फ जोखिम लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि आज हम उद्यमी उस व्यक्ति को कहना प्रेफर करते हैं जो न केवल जोखिम लेता है, बल्कि ऐसे विषयों में जोखिम लेता है जो विषय एकदम से नए हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जिसमें नव प्रवर्तन और नवाचार की भी क्षमता है। तो इस तरह से उद्यमिता में 2 चीजें शामिल हो जाती हैं। एक तो हो जाती है जोखिम,
और दूसरी हो जाती है नव प्रवर्तन। ठीक है, तो ये तो है उद्यमिता की बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग। हम विषय में एकदम से प्रवेश करने से पहले सबसे पहले जो आपको अब तक पता है वहां से हम कुछ रूट्स निकाल करके और कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि सब्जेक्ट आपको एकदम से नया नया सा ना लगे। क्योंकि एक समस्या किसी भी नए विषय के साथ आती है कि उसकी जो वोकैबुलरी है वो काफी नई हो जाती है, और इस वजह से छात्रों को थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ता है। क्योंकि समझ में तो सब आ जाता है, लेकिन जब आप उसको याद करने का प्रयास करते हैं तो वो रिकॉल नहीं होता है। तो हम इसलिए थोड़ी सी आपको जो आपके पढ़े हुए विषय हैं वहां से कनेक्ट करेंगे, ताकि इस कॉन्सेप्ट को आप कनेक्ट करके एक रूट डेवलप कर पाए और उस रूट पर हम आगे का विषय बढ़ा सके। तो खैर, इसमें हम सिलेबस पे एक नजर डाल लें। उद्यमशीलता के लक्षण, क्या क्या लक्षण होंगे उद्यमशीलता में? जैसे जोखिम लेना अपने आप में एक लक्षण है, नवाचार अपने आप में एक लक्षण है कि जिस व्यक्ति में उद्यमशीलता होगी उसके अंदर नवाचार की क्षमता होगी, नव विचारों की क्षमता होगी, है ना। वो संसाधनों का अधिकतम या संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करने में सक्षम होगा, है ना। वो विकास में, देश के विकास में भागीदारी करने की इच्छा रखेगा और उसको उसमें सक्षम भी होगा और उसको कार्यशील भी करेगा। सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, उद्यमशीलता की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, और नवाचार से हमारी क्या समझ है, ये सारी चीजें हम उद्यमशीलता के सिलेबस में पढ़ने वाले हैं। उद्यमशीलता की प्रक्रिया क्या है, इसमें सृजनशीलता, विचार सृजन, अनुवीक्षण, व्यवसाय योजना, ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। नए उद्यम प्रबंधन में मुख्य मुद्दे क्या होते हैं? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आजकल नए स्टार्टअप्स चल रहे हैं उसके लिए हम ये चीज बहुत अच्छी तरह से महसूस करते हैं कि हमको जब एक उद्यम स्थापित किया जाता है तो आखिर उद्यमी व्यक्ति में आज के युग में कौन से लक्षण होने आवश्यक हैं, कौन सी चुनौतियां उसके सामने आती हैं, और न केवल उसके सामने बल्कि महिला उद्यमियों के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं। अब ये बड़ी सामान्य सी समस्या है, ये न केवल एक आर्थिक समस्या है बल्कि इसकी जड़ें जो है वो सामाजिक जड़ों तक, गहराई तक गई हुई होती हैं। तो इस वजह से होता क्या है कि समाज में महिलाओं की उद्यमिता को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक पुरुष भारतीय समाज में उद्यमी के रूप में बहुत आसानी से स्वीकार्य होता है, जबकि महिलाओं को समाज उतनी सरलता से आर्थिक क्रियाओं में शामिल होने देने की इच्छा नहीं रखता है, या कहीं ना कहीं कुछ बाधा उत्पन्न करता है, जो स्टीरियोटाइपिंग से रिलेटेड होता है कि हमारे यहाँ रूढ़िवादी विचार जो है वो इतनी ज्यादा गहराई तक जमे हुए हैं कि महिलाओं को आज भी उस लेवल पर या उस स्तर पर फ्रीडम जो है, इकोनॉमिक फ्रीडम, वो नहीं प्राप्त होता है। तो वो समस्याओं को भी हम इसमें पढ़ेंगे। दूसरी चीज कि वर्तमान में आखिर कानूनी आवश्यकताएं कौन सी हैं जो एक उद्यमी के लिए समर्थक भी हो सकती हैं और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए उपयोगी भी हो सकती हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि भारत में उद्यमिता का विकास कैसे हुआ है। इसमें मुख्य रूप से स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले संस्थानों की जानकारी हम लेंगे। तो ये बेसिकली थोड़ी सी फैक्चुअल नेचर का है, बट फिर भी क्योंकि आपकी मुख्य परीक्षा में प्रश्नों का जो नेचर है वो 2024 में काफी बदल चुका है, तो इसलिए कोई समस्या नहीं है। आप देखते हैं कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं। तो अब संभावना फैक्चुअल्स के साथ साथ जो कॉन्सेप्चुअल है उनकी भी बनती है। तो हम उस हर तरह से इस सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उद्यमिता प्रबंधन और व्यक्तित्व विकास का जो पहला यूनिट है वो है उद्यमिता की अवधारणा और विकास। तो हम यहीं से इसकी शुरुआत करेंगे, है ना। तो उद्यमी व्यक्ति के बारे में तो हम समझ गए कि उद्यमी व्यक्ति क्या है। उद्यमी असल में क्या होता है? उद्यमी होता है वह व्यक्ति जिसमें जोखिम लेने की क्षमता हो और साथ ही वह नव प्रवर्तनकारी विचारों से युक्त हो या नव प्रवर्तन करने में भी सक्षम हो। लेकिन इसमें हम देखेंगे कि ये जो एंटरप्रेन्योर शब्द है, उद्यमी के लिए जो अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल होता है वो एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर शब्द की उत्पत्ति असल में फ्रेंच वर्ड से हुई है जिसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। अब ये एंटरप्रेन्योर वर्ड जो है, एंटरप्रेन्योर वर्ड जो है ना, ये असल में सामाजिक विषयों के लिए या अर्थशास्त्र से इसका कोई प्रारंभिक संबंध नहीं देखा जाता है। ये जो एंटरप्रेन्योर है, इस शब्द का अर्थ होता है सैन्य क्षेत्र में, यानी सैन्य क्षेत्र में बीड़ा उठाने वाला या जिम्मेदारी लेने वाला जो व्यक्ति है उसको हम उद्यमी कहते हैं या एंटरप्रेन्योर कहते हैं। वही शब्द बाद में धीरे धीरे अन्य विषयों की ओर प्रचलित होता हुआ इकोनॉमी तक पहुंच गया, और अब इकोनॉमी में हम उद्यमी शब्द को जो इस्तेमाल करते हैं वो व्यक्ति है
जो निर्णय लेने में सक्षम हो, जो संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करने में सक्षम हो, जो रिस्क लेने की क्षमता रखता हो, उसको हम एंटरप्रेन्योर कहने लगे हैं, उद्यमी कहने लगे हैं। तो ये असल में सैन्य से चल करके और अर्थशास्त्र तक चलने वाला विचार है। तो सैन्य विचार था जिसको अब हम अर्थशास्त्र में प्रयोग करते हैं, या इसी को हम कह सकते हैं कि अर्थतंत्र में प्रयोग करते हैं या अर्थव्यवस्था में प्रयोग करते हैं। तो जब यह सैन्य शब्द था तो इसके अर्थ में सैन्य संसाधनों का और सैनिकों का प्रयोग करने की क्षमता आती थी, और सेना में तो जोखिम है ही। वर्तमान में इसका अर्थ बदल गया, लेकिन जोखिम आज भी बरकरार है, संसाधनों का प्रयोग आज भी बरकरार है। एक उद्यमी व्यक्ति बाजार में जब जाता है तो उसको बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, नए उत्पाद लाने के लिए, नए ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, नए विचारों को प्रस्तुत करने के लिए, और नए विचारों के आधार पर उद्यमशीलता को, अपनी उद्यमशीलता को और अच्छे स्तरों पर ले जाने के लिए। यह पूरा संघर्ष उसका एक युद्ध की तरह चलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले जहां पर युद्ध केवल कुछ समय बाद या बहुत लंबे समय अंतराल के बाद हुआ करता था, आज युद्ध हर क्षण हो रहा है जब एक व्यक्ति अपने व्यापार या व्यवसाय के संचालन की तरफ बढ़ता है। तो हर समय वो प्रतिस्पर्धा में होता है। तो यहाँ पर खैर ये जो शाब्दिक अर्थ है इसको समझ लें कि उद्यमी शब्द की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है, जिसका अर्थ है आरंभ करना या बीड़ा उठाना। ठीक है, उद्यमिता सरल अर्थों में उद्यमी द्वारा किया जाने वाला कार्य है। तो ये तो हम सिंपल जानते हैं ना कि उद्यमिता यानी उद्यमी जो कार्य कर रहा है, जो मैंने आपको एकदम इनिशियली बताया था। उद्यमी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रेंच अर्थशास्त्री रिचर्ड कैंटिलोन ने किया था। अब ये फैक्ट जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर 2 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछ लिया गया कि उद्यमी शब्द पहली बार किसने इस्तेमाल किया, तो आप बता सकते हैं कि रिचर्ड कैंटिलीन द्वारा इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था, और ये फ्रेंच अर्थशास्त्री थे। ठीक है, चले खैर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो हमने जैसा कि अभी चर्चा किया कि पारंपरिक उद्यमिता को व्यापार या व्यवसाय के अनिश्चित क्षेत्र में जोखिम लेने की प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जाता था, जबकि आधुनिक अर्थ में इसका अर्थ जो है ज्यादा व्यापक है, जो गतिशील आर्थिक वातावरण में सृजनात्मक एवं नव प्रवर्तनकारी, यहां पे थोड़ा सा ये मिस्टेक है, नव प्रवर्तनकारी विचारों और योजनाओं को लागू करने की क्षमता है। यानी आज हम उद्यमी को ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचानते हैं जिसमें अनिश्चित आर्थिक माहौल में नवोन्मेष या नवाचार या नव प्रवर्तनकारी विचार और सृजनात्मक विचारों को लागू करने की क्षमता विद्यमान होती है, जो सोच सकता है, जो विचार कर सकता है और उन विचारों को अपने व्यवसाय में लागू करने की भी क्षमता रखता है, तो उसको हम उद्यमी कहते हैं। उद्यमिता व्यवसाय में जोखिम उठाने की क्षमता और भावना के साथ नव प्रवर्तन और नेतृत्व प्रदान करने की योग्यता है। यहां पर देखिएगा कि नेतृत्व प्रदान करना भी इसके अंतर्गत आता है। जैसे कि जोसेफ शुम्पीटर, जो कि उद्यमिता के विचार में बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक माने जाते हैं, जोसेफ शुम्पीटर का कहना यह है कि उद्यमिता एक्चुअल में लीडरशिप है, नेतृत्व करना है। जैसे कि आप उनकी परिभाषा देखें तो उद्यमिता एक नव प्रवर्तनकारी कार्य है, यह स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व कार्य है। मतलब केवल किसी एंटरप्राइज का मालिक हो जाना ये आपकी उद्यमिता को स्पष्ट नहीं करता है, बल्कि आप सभी संसाधनों और उस उद्यम में शामिल सभी व्यक्तियों को कैसे एक साथ लेकर के अपने उद्देश्य को पूरा करने की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कितनी लीडरशिप क्षमता है, कितनी नेतृत्व क्षमता है आपके अंदर, वो निर्धारित करती है कि आप में उद्यमिता है अथवा नहीं है। तो जोसेफ शुम्पीटर की परिभाषा अवश्य याद रखें। और दूसरे महत्वपूर्ण विचारक पीटर ड्रकर हैं, जो कहते हैं व्यवसाय में अवसरों को अधिकाधिक करना अर्थपूर्ण है। वास्तव में उद्यमिता की यही सही परिभाषा है, ये कहते हैं। तो पीटर ड्रकर क्या कह रहे हैं कि व्यवसाय में अवसरों को अधिकाधिक करना मीन्स क्या हो गया, टू मैक्सिमाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज इन एन एंटरप्राइज। तो व्यवसाय में हम अवसरों को अधिकाधिक करते हैं। अधिकाधिक करने का मतलब यह होता है कि जब हम अवसरों को न केवल सृजित करते हैं बल्कि अवसरों से लाभ उठाने की क्षमता भी डेवलप कर लेते हैं, तब हम कहते हैं कि हम उद्यमी हैं। तब उद्यमिता को सही तरीके से चरितार्थ किया जा सकता है। तो यहां ध्यान रखिएगा कि ये दोनों ही परिभाषाएं
महत्वपूर्ण है। और उसके अलावा जो हमने यहाँ पर परिभाषा की बात की है वो ये आधुनिक अर्थों वाली, ये भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो इस तरह से हम कुछ परिभाषाएं, अब देखो होता क्या है कि जब परीक्षा में आप लिख रहे होते हैं ना, तो लिखते समय हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको सामान्य परिभाषा याद है तो वो तो लिखनी ही है, लेकिन अगर फिर भी अगर आप प्रयास करें तो किसी न किसी विचारक की परिभाषा अवश्य लिख करके आए, और वो इन्वर्टेड कॉमा के साथ लिख करके आए। दूसरी एक समस्या यहां पर ये होती है ना कि जब हम विचारक की परिभाषा लिखते हैं तो एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे ही एक्यूरेसी मेंटेन करिए आपने, वैसे ही मार्क्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर जहां सभी विद्यार्थी सामान्य परिभाषाएं लिख रहे हैं, वहां पर आपने सामान्य समझ को इंट्रोड्यूस करके और एक विचारक की परिभाषा लिख दी, तो यहां पर मार्क्स के मैक्सिमाइज होने की संभावना बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है। चले खैर, है ना। अब आपके सिलेबस में तो आप यहां तक जोखिम की अवधारणा तो समझ गए होंगे, है ना। सॉरी, जोखिम की अवधारणा नहीं, उद्यमिता की अवधारणा तो आपकी समझ में आ ही गया होगा। और अब हम आगे बढ़ने वाले हैं कि उद्यमिता के अंतर्गत कौन कौन सी अवधारणाएं हैं, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है, पहला टॉपिक है सिलेबस का, वो उद्यमिता की अवधारणा ही है ना। तो अब जैसे जैसे हमने इसकी परिभाषाएं पढ़ी है ना, वैसे वैसे ही हमको अवधारणाएं भी मिलेंगी, उन्हीं शब्दों से अवधारणाएं आ जाएंगी, तो कोई अलग विचार नहीं है। देखो क्या होता है कि जब हम एक विषय पर विचार करते हैं तो विभिन्न विचारकों के आइडियाज हमारे सामने आते हैं। हर विचारक उसको अलग तरीके से देख रहा है, अलग नजरिए से देख रहा है, अलग नजरिए से परिभाषित करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे ही विचारकों के दृष्टिकोणों को हम क्या कहते हैं, उद्यमिता की अवधारणाएं। और इनमें जो सबसे प्रचलित और सबसे प्राथमिक अवधारणा है और पारंपरिक रूप से जिस अवधारणा को उद्यमिता से जोड़ा जाता है वो है हमारी जोखिम अवधारणा। और जोखिम अवधारणा क्या कह रही है, कुछ नया नहीं कह रही है, वही जो हम उद्यमिता के साथ संलग्न करके जानते हैं कि यह जोखिम उठाने की क्षमता, अर्थात अनिश्चितता और जोखिम के बावजूद सफलता प्राप्त करने की योग्यता है। यानी इस अवधारणा के अनुसार एक व्यक्ति उद्यमी तभी होगा, या एक व्यक्ति के अंदर उद्यमिता के लक्षण तभी होंगे जब वो जोखिम उठाने में सक्षम हो और जोखिम की स्थिति में भी सफल हो पाए। यानी वो ऐसे निर्णय ले और संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करे कि वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके, अपने व्यावसायिक उद्देश्यों को अधिकतम स्तर पर प्राप्त कर सके, तो हम कहेंगे कि वो उद्यमी है या और उसके अंदर उद्यमिता के लक्षण है। दूसरा देखें कि संगठन और समन्वय की अवधारणा। अब जैसे अभी अभी हमने पढ़ा, अभी अभी हम लोगों ने देखा था ना कि पीटर ड्रकर की जो डेफिनेशन थी वो क्या कह रही थी। पीटर ड्रकर क्या कह रहे थे, पीटर ड्रकर यही कह रहे थे ना कि जो, देखिए इसमें अपन पीटर ड्रकर वाली डेफिनेशन देखिएगा, हाँ, अवसरों को अधिकाधिक करने की क्षमता, व्यवसाय में अवसरों को अधिकाधिक करने की क्षमता जो है वही हमारे उद्यमिता को अभिव्यक्त करती है। तो जब हम यहाँ पर संगठन और समन्वय की अवधारणा देख रहे हैं तो एग्जैक्टली बात वही है। और जैसे कि सुम्पीटर कह रहे हैं कि नेतृत्व क्षमता जो है वो असल में आपके उद्यमिता को अभिव्यक्त करती है, ना केवल स्वामित्व। तो स्वामित्व नहीं अभिव्यक्त कर रहा है बल्कि नेतृत्व क्षमता अभिव्यक्त कर रही है, सुम्पीटर कह रहे थे। तो सुम्पीटर और ड्रकर के विचारों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो असल में वो जिस बारे में बात कर रहे हैं वो ये है कि एक व्यक्ति जो संगठन और संगठन के भीतर होने वाले कार्यों में समन्वय की क्षमता रखता है वही उद्यमी है, और उसी के अंदर उद्यमिता के लक्षण हैं। इसके अनुसार उद्यमी एक कुशल संगठन करता है जो उपलब्ध साधनों और नए वस्तु और सेवाओं का सृजन करने में सक्षम होता है। उपलब्ध साधनों से नई वस्तु और सेवाओं का सृजन करने में सक्षम होता है, उसको हम कहते हैं उद्यमी, है ना। तो उद्यमी वही व्यक्ति है जो उपलब्ध संसाधनों से नई वस्तु और सेवाओं का सृजन कर पाने में सक्षम हो। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, और ये बेसिकली नेतृत्व क्षमता से ही संबंधित है, नेतृत्व क्षमता और संसाधनों के उपयोग की क्षमता से ही संबंधित है। तीसरी जो अवधारणा है वो प्रबंधकीय कौशल की अवधारणा है। अब प्रबंधकीय कौशल क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपने अगर पुराने सिलेबस के अनुसार पढ़ा होगा तो हमें लूथर गुलिक के कुछ विचार मिलते हैं जिसमें वो POCCC की बात कर रहे हैं, पोस्ट कोर्ब की बात कर रहे हैं। तो उनमें मुख्य रूप से क्या चीज आती है, उसमें निरीक्षण आता है, नियंत्रण आता है और निर्देशन आता है ना। तो निरीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन जैसे महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्य जो भी व्यक्ति कर पाने में सक्षम होता है उसको हम उद्यमी कह सकते हैं। ये
इस अवधारणा के अनुसार, यानी आपसे अगर पूछा जाए कि उद्यमिता की प्रबंध कौशल अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, तो आप क्या बताएंगे कि प्रबंधकीय कौशल अवधारणा उद्यमिता को प्रबंधकीय गुणों के आधार पर पहचानने का प्रयास करती है या प्रबंधकीय गुणों के आधार पर मापने का प्रयास करती है। इसके अनुसार कोई व्यक्ति उद्यमी तभी कहलाता है जब उसके अंदर प्रबंधकीय लक्षण अर्थात निर्देशन, नियंत्रण और निर्देशन और निरीक्षण के गुण उपस्थित होते हैं या उसके अंदर ये क्षमताएं उपस्थित होती है। जब एक व्यक्ति में प्रबंधनकारी गतिविधियां करने या संपादित करने की क्षमता डेवलप हो जाती है तो वो संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके नए विचार, नए सेवाओं, नई वस्तुओं का उत्पादन कर पाने में सक्षम होता है और तभी वो अपने व्यवसाय को सफलता की ओर ले जा पाता है। ये आप उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो प्रबंधकीय कौशल अवधारणा भी आप समझ गए। नव प्रवर्तन अवधारणा, ये तो जाहिर सी बात है कि हमारे जोसेफ शुम्पीटर की दी हुई है। मुख्य परीक्षा में अति लघुत्तरीय प्रश्नों के आधार पर यह सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो है ये आप ध्यान रखिएगा कि ये आपसे अति लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है कि उद्यमिता की नव प्रबंधन अवधारणा पर टिप्पणी लिखिए। तो आप क्या बताएंगे? 1934 में जोसेफ शुम्पीटर द्वारा प्रतिपादित इस अवधारणा के अनुसार उद्यमिता नए परिवर्तनों और सुधारों को लागू करने की क्षमता है, यानी नव प्रवर्तन की क्षमता है ना। तो आप इसमें क्या कहेंगे? इसकी अगर व्याख्या करना हुआ तो क्या कहेंगे? इसको आप वर्तमान से लिंक करेंगे कि वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्थाओं में, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर प्रतिस्पर्धा उद्योगों के बीच या उद्यमों के बीच निरंतर बढ़ती जा रही है, वहां पर हमको एक ऐसे उद्यमी व्यक्ति की आवश्यकता है जो नए विचार ला पाने में और नए विचार और नए परिवर्तन और सुधारों को लागू कर पाने में सक्षम हो। उसी अवधारणा को हम नव प्रवर्तन अवधारणा भी कहते हैं। और इसके बाद है मनोवैज्ञानिक प्रेरणा की अवधारणा। ये अवधारणा मैक्लीलैंड ने प्रस्तुत की थी। इसके अनुसार उपलब्धियां प्राप्त करने की प्रेरणा है ना, यही उद्यमिता है। अब ये इसको साइकोलॉजिकल बेसिस पर डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं ना। मैक्लीलैंड कह रहे हैं कि उद्यमिता असल में एक मनोवैज्ञानिक लक्षण है व्यक्ति का। व्यक्ति के व्यक्तित्व में शामिल वह मनोवैज्ञानिक लक्षण जो उसको उपलब्धियों के लिए प्रेरित कर रहा होता है, यानी हर समय उसको अंदर से एक प्रेरणा मिलती है कि वो कुछ नया करे और अपनी क्षमताओं को प्रूफ करे, अपनी क्षमताओं को साबित कर दे। और इस प्रयास में वो अपने व्यवसाय या जिस भी गतिविधि में वो लगा हुआ है उस गतिविधि में ऊंचाइयों पर पहुंचता है, सफलताएं प्राप्त करता है, लगातार नए विचारों को इंप्लीमेंट करता जाता है और समाज और अर्थव्यवस्था को परिवर्तित करने की क्षमता डेवलप कर लेता है। वही व्यक्ति उद्यमी है। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न आपके दिमाग में यह आ सकता है कि क्या उद्यमी वही व्यक्ति है जिसको हम व्यवसायी के तौर पर देख रहे हैं? यानी क्या एक आपके पड़ोस में जो दुकानदार है क्या वो उद्यमी है? या आपके पड़ोस में या आपके जान पहचान का कोई व्यक्ति जिसके पिताजी की एक फैक्ट्री थी और उसने फिर से उसी फैक्ट्री में अपना कार्य ज्वाइन कर लिया है, तो क्या वो उद्यमी है ना? तो यहां पे स्पष्ट रहना है कि उद्यमिता का विचार नव प्रवर्तनकारी विचारों से संबंधित है। उद्यमिता के विचार में जोखिम और नव प्रवर्तन दोनों हैं। ये जब कोई व्यक्ति पहली बार जोखिम लेकर के कोई इंडस्ट्री या कोई उद्यम या कोई एंटरप्राइज स्टार्ट कर रहा होता है, तब हम कहते हैं कि ये व्यक्ति उद्यमी है। वहां पर उद्यमिता की परिभाषा पूरी तरह से सटीक होकर लागू होती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने अपने ही परिवार के व्यवसाय को अडॉप्ट कर लिया है तो निश्चित तौर पर उसमें उद्यमिता नहीं है, बल्कि वो एक व्यवसायी के तौर पर दिखाई दे रहा है। समय के साथ हालांकि हर उद्यमी भी व्यवसायी बन जाएगा, क्योंकि नव प्रवर्तनकारी विचार तो व्यक्ति कुछ समय के लिए लागू कर सकता है और हो सकता है कि उसके बाद उसके पास नव प्रवर्तनकारी विचार रहे ही ना। जब बिजनेस एस्टैब्लिश हो जाए या व्यवसाय जब स्थापित हो जाए तो वो एक सामान्य स्तर पर व्यापार को चलाना या व्यवसाय को चलाना प्रारंभ कर दे, तो इसकी भी संभावना बनती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अंत में तो हर उद्यमी व्यवसायी ही हो जाना है, लेकिन प्रत्येक व्यवसायी उद्यमी नहीं होता है। यहां पर वही चीज लिखी है कि सामान्यतः उद्यमी और व्यवसायी शब्दों को एक दूसरे के पर्याय के रूप में प्रयोग किया जाता है, हालांकि दोनों में अंतर भी है।
है ना, जहां व्यवसायी कोई व्यापार करने वाला व्यक्ति होता है, उद्यमी व्यक्ति किसी नए विचार का प्रवर्तक है। देखो कि यहाँ पे ये व्यापार करने वाला व्यक्ति है, जबकि ये कोई नया विचार लेकर के आया हुआ व्यक्ति है। व्यवसायी होने के लिए आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति किसी नए और अपूर्व व्यापार की शुरुआत करे, जबकि उद्यमी वही व्यक्ति होता है जो एकदम से नए विचार पर व्यवसाय की शुरुआत करता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि कालांतर में प्रत्येक उद्यमी व्यवसायी ही बन जाता है। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को। चलिए खैर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए उद्यमिता के महत्व की चर्चा करते हैं थोड़ी सी। उद्यमिता में आखिर क्या महत्व है, आप अब खुद इमेजिन करके सोचिए कि अगर आप उद्यमी हैं तो आप क्या करने वाले हैं, आप क्या योगदान करेंगे। जैसे महत्व एक्चुअल में होता क्या है, महत्व किसी की भूमिका को स्पष्ट करता है ना, कि आपके होने से क्या बदलने वाला है, आपके होने का क्या प्रभाव होगा, वही आपका महत्व है। तो जैसे परिवार में आपका महत्व आपकी भूमिका से निर्धारित होता है, वैसे ही अर्थव्यवस्था में और समाज में एक उद्यमी व्यक्ति के होने से या समाज में उद्यमिता का विकास होने से, कि ज्यादातर समाज के लोगों में अगर उद्यमिता विकसित हो जाए तो इसका क्या महत्व होगा। तो महत्व पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम देख लें कि उसके उद्देश्य और प्रभाव क्या हैं। तो हम जानते हैं कि उद्यमिता अपने आप में जोखिम को प्रमोट करती है, जोखिम लेने की क्षमता को प्रमोट करती है ना। तो उद्यमिता से जोखिम लेने की क्षमता डेवलप होती है, ये उसका एक महत्व है। दूसरा, ऐसे क्षेत्रों में कार्य करने की प्रवृत्ति डेवलप होती है जो पहले या हमारे पूर्व व्यवसायियों द्वारा जिन क्षेत्रों में कार्य नहीं किया गया है। इससे क्या होता है, इससे व्यापार के नए मार्ग खुलते हैं। जब व्यापार के नए मार्ग खुलेंगे तो रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, लोगों की क्रय क्षमता बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी अर्थव्यवस्था में, और देश का विकास होगा, उत्पादन होगा, जीडीपी बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, देश का सर्वकालिक विकास होने की संभावना बढ़ जाएगी। और यहीं से दूसरा पक्ष अगर हम देखें तो कुछ सामाजिक समस्याओं का या सामाजिक आर्थिक समस्याओं, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी उद्यमिता से निकलता है। कैसा कि लोग रोजगार की तलाश में या नौकरियों की तलाश में निकलने की बजाय एक उद्यमी व्यक्ति स्वयं का व्यापार करना चाहेगा, और जब वो स्वयं का व्यापार करना चाहेगा तो वो रोजगार प्रदाता बन जाएगा, है ना, वो एम्प्लॉयर बन जाएगा बजाय एम्प्लॉय बनने के। और आज हमारी सरकार एक्चुअल में इसीलिए तो प्रयासरत है, और यही कारण है कि नई शिक्षा नीति में उद्यमिता जैसे विषय को शामिल किया गया है, और उसी से प्रभावित होकर या प्रेरित होकर एमपीपीएससी ने आपके सिलेबस में इस विषय को शामिल किया है। तो इस विषय का अपना एक महत्व है। उद्यमिता के महत्व को कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम समझते हैं, जो कि वही है जो हमने चर्चा की। देखिए, इसमें रोजगार सृजन होता है, जानते हैं हम इसके बारे में। इसमें नवाचार को बढ़ावा मिलता है, इनोवेशन, इनोवेटिव थिंकिंग, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, जैसा कि मैंने आपको कहा, है ना। अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलता है। अब देखो, एक एंटरप्रेन्योर नए विचार लेकर के आ रहा है, और जब एंटरप्रेन्योर नए विचार लेकर के आता है तो वो साथ में ये भी प्रयास कर रहा होता है कि इस विचार पर केवल मैं ही ना कार्य करूं, बल्कि और भी उद्यमी व्यक्ति जो हैं या इस तरह के नवाचार को पसंद करने वाले या नवाचार पे कार्य करने वाले जो लोग हैं वो भी इस पर कार्य करें। और इसी वजह से उद्यमशीलता से अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि एक व्यक्ति या सामान्य तौर पर आपने देखा होगा ना कि जैसे एआई का डेवलपमेंट हुआ, तो चैट जीपीटी का डेवलपमेंट एक नवाचार है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक नवोन्मेष है, नव प्रवर्तनकारी विचार है। लेकिन इसको किसने फाइनेंस किया? माइक्रोसॉफ्ट ने फाइनेंस किया। तो जाहिर सी बात है कि एक उद्यमी चाहता है कि उसके दिमाग में जो विचार आया है उस विचार को डेवलप करने वाले मिले, और उन डेवलपमेंट के लिए वो फंड्स रिलीज करता है या आर्थिक सहायता भी दे सकता है ना। तो इसी को हम अनुसंधान और विकास को बढ़ावा के रूप में देख सकते हैं। दूसरी चीज, लघु और सहायक उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि जब एक बड़ा एंटरप्रेन्योर एक इंडस्ट्री लगाएगा तो बहुत सारी सहायक उद्योगों या औद्योगिक इकाइयों की आवश्यकता अपने आप डेवलप हो जाती है, जो अपेक्षाकृत कम उद्यमिता रखने वाले या कम पूंजी और उस स्तर पर ना जा पाने वाले लोगों के लिए भी अवसर खोल देती है। तो अर्थव्यवस्था में अवसर उत्पन्न होना भी इसी का परिणाम है। कौशल विकास को प्रोत्साहन, अब जैसे जैसे नए विचार बाजार में आते जाएंगे वैसे वैसे शिक्षा के क्षेत्र में भी
नए कौशल की आवश्यकता डेवलप होती जाएगी, रोजगार के क्षेत्र में नए कौशल की आवश्यकता डेवलप होती जाएगी। तो कौशल विकास या स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जैसा आज आप देखते हो ना कि अब एआई जो है वो इंजीनियरिंग में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के तौर पर उभर करके आ गया है, जो कि आज से 5 साल पहले उतना महत्वपूर्ण नहीं था। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि नव प्रवर्तनकारी जो विचार है एआई का, वो धीरे धीरे बाजार में और व्यवस्था में, अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बनाने लगा। और अब हमको ऐसे इंजीनियर्स की जरूरत होने लगी है जो एआई में माहिर हो। तो कौशल विकास को भी प्रोत्साहित कर रहा है। जब ये सब होगा तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और लोगों के जीवन स्तर में भी बढ़ावा होगा। और जब जीवन स्तर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि समुदाय का विकास होगा। एक भारतीय समाज के रूप में हम विकसित होंगे। हम एक दूसरे के साथ समर्थन करके, एक दूसरे के साथ आगे आकर के देश के विकास में योगदान करेंगे, बिना किसी द्वेष, बिना किसी आपसी मनमुटाव के हम सब साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। क्योंकि जब अर्थ तंत्र सही होता है, या ये कहें कि जब आर्थिक स्थिति सही होती है, तो सामाजिक स्थितियां अपने आप ही सही हो जाती हैं। यह भी समाजशास्त्र के एक सिद्धांत के अनुसार ही हो रहा होता है। तो सामान्य तौर पर आप देखेंगे ना कि जिस देश में आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है, उस देश में सामाजिक स्थिति भी खराब होने लगती है। लोग आपस में झगड़ा करने लगते हैं, लोग जाति आधार पर, धार्मिक आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर एक दूसरे से वैमनस्य रखने लगते हैं। तो ये सब समस्याएं, इन सब समस्याओं की जड़ें ही असल में अर्थतंत्र में हैं। और अगर हम उद्यमिता को बढ़ावा दें तो हमारा अर्थतंत्र विकसित होगा, और अर्थतंत्र विकसित होगा तो सामुदायिक विकास या सामाजिक विकास की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। तो इस तरह से हम इस टॉपिक को भी कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं उद्यमिता के लक्षण या विशेषताएं, जो कि हमारे टॉपिक में आगे का सब टॉपिक्स जो हैं आगे के, उनमें शामिल हैं। तो इसमें देखो, सबसे पहले तो कि उद्यमिता के लक्षणों में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण तो सीधे सीधे जोखिम वहन करना ही है, जो कि इसका लक्षण भी है, इसकी विशेषता भी है, ठीक है, इसका अवयव भी है। तो चाहे आपसे पूछे कि उद्यमिता के अवयव बताइए तो भी जोखिम वहन करना है, नवाचार है। लक्षण बताएं तो भी एक व्यक्ति उद्यमी तभी हो सकता है ना जब उसके अंदर जोखिम वहन करने का लक्षण हो। तो इस वजह से इसको आप प्राइमरी रखेंगे और हर जगह पर मेंशन करेंगे। उद्यमिता की आधारशिला ही जोखिम और अनिश्चितताओं के साथ सफलता पाना है। यही तो एक उद्यमी व्यक्ति की सबसे अच्छी प्रकृति होती है ना, उसकी प्रवृत्ति होती है कि वो क्या करता है, अनिश्चितताओं के माहौल में जोखिम लेते हुए संसाधनों का इतना अनुकूलतम प्रयोग करता है कि अपने उद्देश्य प्राप्त करके रहता है या सफलताओं को प्राप्त करके रहता है। तो यही तो एक उद्यमी का लक्षण है ना। तो यही चीज यहाँ पे लिखी भी है, संसाधनों को इस प्रकार प्रबंधित और व्यवस्थित ढंग से विनियोजित करना कि उद्यमी, जिससे उद्यमिता जोखिमपूर्ण रह ही नहीं जाती। क्योंकि जोखिम समाप्त हो गया ना, हमने अगर संसाधनों को बहुत व्यवस्थित तरीके से प्रयोग कर लिया। और क्यों किया? क्योंकि हम में जोखिम लेने की क्षमता है। तो जब हम जोखिम लेते हुए संसाधनों का व्यवस्थित प्रयोग करेंगे तो जोखिम समाप्त हो जाएगा और हम सफलता को प्राप्त कर लेंगे। चलिए, दूसरा है नव प्रवर्तन। जैसे कि आपको अभी अभी पता चला है ना कि नव प्रवर्तन का मतलब है नए विचार, तकनीकों की समझ और उनके प्रयोग की क्षमता विकसित करना। तो इनोवेशन एक्चुअल में इसी चीज से संबंधित है कि आप कितने नए विचारों को स्वीकार कर पाते हैं। क्या आपके अंदर टेक्नोलॉजिकल एप्टीट्यूड है भी कि नहीं है? आप नए विचारों को स्वीकार करने, उनको समझने, उनके उपयोग की क्षमता अपने अंदर डेवलप कर पाते हैं कि नहीं? क्योंकि देखिए, एक सामान्य सा लक्षण है व्यक्ति में कि उसको हर चीज पहले से तो नहीं आती, लेकिन एक टेंडेंसी अगर आपके अंदर है, आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप है, उद्यमिता है, तो आप उस नई चीज को सीखने, उसको समझने और उसको अपने व्यवहार में प्रयोग करने या अपने कार्यों में इस्तेमाल करने की क्षमता खुद ही डेवलप कर लेते हैं। तो यह भी एक विशेषता है उद्यमिता की। फिर रचनात्मक क्रिया। अगर आप उद्यमी हैं और आपके अंदर उद्यमिता है तो निश्चित तौर पर आप में रचनात्मकता होगी, क्रिएटिविटी होगी, है ना, क्रिएटिविटी कहते हैं इसको। तो क्रिएटिविटी आपके अंदर होगी। इसका मतलब यह है कि नए नए विचारों को क्रियान्वित करने के लिए प्रेरित होंगे आप, है ना, क्योंकि आप क्रिएटिव हैं। आप कोई भी नया विचार रिजेक्ट नहीं करेंगे। नया विचार आते ही आप उसको क्रिएटिवली यूज करने का सोचेंगे। आप सोच सकते हैं कि उसका क्या परिणाम हो सकता है, उसको एंटिसिपेट कर सकते हैं, उसका अनुमान लगा सकते हैं।
एक उद्यमी व्यक्ति भविष्य के अनुमानों पर ही चल रहा होता है, लेकिन उद्यमिता का स्तर ही तो ये निर्धारित करता है ना कि आपके भविष्य के अनुमान कितने सटीक हैं। क्योंकि जब आप रिस्क ले रहे होते हो एक उद्यम लगाने में, तो आपको भविष्य की अनिश्चितता का भी ज्ञान होता है कि भविष्य अनिश्चित है, लेकिन उसके बावजूद आपकी रचनात्मकता, आपकी सकारात्मकता इस बात के लिए प्रेरित करती है कि आप उपलब्ध संसाधनों के उपयोग करने के बाद क्या परिणाम हो सकता है इसको भी एंटीसिपेट कर पाएं और उसका भी अनुमान लगा पाएं। तो ये एक लक्षण है, एक विशेषता है जो उद्यमिता के साथ जुड़ी हुई होती है। ज्ञान पर आधारित विचार, देखो उद्यमी व्यक्ति कभी भी बिना ज्ञान के, बिना पर्याप्त जानकारी के कोई कदम नहीं उठाता। वो अपने अनुभव और ज्ञान से ही उच्च उपलब्धियां प्राप्त करता है। उद्यमी व्यक्ति में एक लक्षण होता है कि वो हमेशा कुछ नया सीखने का प्रयास करता है, वो हमेशा कुछ नया सीखता है, नई तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है और हमेशा ओपन रहता है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, लोगों के सुझाव प्राप्त करने के लिए, लोगों के अनुभवों से अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए, और इस तरह से ही वो अपने अंदर उद्यमिता को विकसित करते हुए सफलता प्राप्त करता है। और व्यवसाय अभिमुखी यानी प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? प्रोफेशनलिज्म का सिंपल सा मतलब होता है कि जब एक व्यक्ति बहुत मतलब अपने निर्धारित उद्देश्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करता है और अपनी सारी क्षमताओं का प्रयोग कर लेता है। तो जब एक व्यक्ति अपनी सारी क्षमताओं का प्रयोग करते हुए अपने उद्देश्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की प्रवृत्ति रखता है, तो हम कहते हैं उसके अंदर व्यावसायिकता है, उसके अंदर प्रोफेशनलिज्म है। जैसे कि सामान्य तौर पर आप क्या करते हैं, जब आपको कोई ये कहता है कि प्रोफेशनली पढ़ाई कीजिए या इस कार्य को प्रोफेशनली कीजिए, तो वो आपसे क्या उम्मीद रखता है कि आप बहुत गंभीरतापूर्ण तरीके से, बहुत ही समझदारी के साथ अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करते हुए समयबद्ध तरीके से उसका रिजल्ट दें, तब आपको कहा जाएगा कि आप प्रोफेशनल हैं। यहां पर उद्यमिता के एक लक्षण के रूप में भी हम जो प्रोफेशनलिज्म है या प्रोफेशनल ओरिएंटेशन है उसको शामिल करते हैं। ठीक है, यह उद्यमी को नए उद्योग प्रारंभ करने की भी प्रेरणा देता है, क्योंकि उसको उसके अंदर समयबद्ध तरीके से कार्यों को पूरा करने की क्षमता है। और निर्णय, जोखिम, नव प्रवर्तन, ये तो उसके अन्य लक्षण थे ही। तो अगला आप देखें और यहां पर एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि उद्यमिता कोई सिर्फ एक वैचारिक प्रयास नहीं है, यह सिर्फ कोई ऐसा उड़ता फिरता विचार नहीं है, बल्कि ये सिद्धांतों पर आधारित है। उद्यमिता के बाकायदा सिद्धांत विकसित हो किए गए हैं, निश्चित सिद्धांतों पर आधारित है। इसके लिए अर्थशास्त्र, कानून, सामाजिक शास्त्र, सांख्यिकी और इन सभी का मिला जुला ज्ञान होना हमको आवश्यक है, तब हम उद्यमिता को एक्चुअल में इंप्लीमेंट कर पाएंगे। इसीलिए आप देखोगे ना, आजकल जो बहुत सक्सेसफुल उद्यमी हैं, जिनके स्टार्टअप्स के बारे में आप जानते हो वो कौन है? वो आईआईटी और आईआईएम से पढ़े हुए विद्यार्थी हैं, जो अपने एकेडमिक्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। वो इसलिए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं क्योंकि उनको इन सब विषयों का बहुत गहराई से ज्ञान है और फिर उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज भी इसका हासिल किया है। तो सिद्धांतों के आधार पर ही ज्ञान का प्रयोग हो सकता है सही तरीके से, इसी अवधारणा के आधार पर यह कंप्लीट किया जाता है। चलिए, हम आज की क्लास में बस इतना ही करने वाले थे। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी जिसमें हम थोड़े से सिलेबस के विषयों के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमारी कक्षा प्रॉपर तरीके से 15 अप्रैल से शुरू होने वाली है और मैं उम्मीद करता हूं, उसका समय है 10:30 बजे, तो मेरी उम्मीद है कि आप 10:30 बजे बिल्कुल उपस्थित रहेंगे हमारी ऑफलाइन क्लास में, श्रृंखला आईएएस में। और 3 दिन का उसमें आपको निःशुल्क डेमो उपलब्ध कराया जा रहा है, तो आप क्लास में बैठ करके देखिए। इस विषय के अतिरिक्त समाजशास्त्र की भी कक्षा होगी और उसके अलावा समाजशास्त्र के एक अन्य टॉपिक की भी क्लास होगी, यानी समाजशास्त्र वाले पेपर के 2 टॉपिक्स एक साथ चलेंगे और साथ में उद्यमशीलता का टॉपिक चलेगा। तो उम्मीद है कि आप 15 तारीख को समय पर उपस्थित रहेंगे। चलिए, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में फॉलो भी कर सकते हैं। हमारी कक्षाएं जो ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध होंगी इसी कोर्स की, वो आपको श्रृंखला लर्निंग ऐप पे उपलब्ध होंगी। तो आप इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, QR कोड को स्कैन करके भी डाउनलोडिंग की जा सकती है। श्रृंखला आईएएस के नाम से खोजेंगे तो मिलने में थोड़ी सी समस्या आएगी, क्योंकि ऐप का नाम श्रृंखला लर्निंग ऐप है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं अगली कक्षा में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।